हेलो गाइस, तो आज हम फिर उपस्थित हैं आपको न्यूज़पेपर से करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन शेयर करने के लिए जो डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। सबसे पहला जो कल के पेपर में मुझे एक इंफॉर्मेटिव चीज मिली वो था लावण्या लक्ष्मी नारायण। जी हाँ, ये इंडिया की ऑथर हैं जिनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूके का अवार्ड होता है, जिस अवार्ड का नाम है आर्थर सी क्लैर्क अवार्ड। जी हाँ, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और आपको बताना चाहूंगा कि ये उस लेखक को मिलता है जिसने कि साइंस फ्रिक्शन पे लिखा हो। अपनी नॉवेल जो है वो साइंस फ्रिक्शन पे ही बेस्ड होना चाहिए, उसी पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। निश्चित तौर पे ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन ऐसी ये पहली ऑथर नहीं है। पहले तो इनका बुक का आप नाम सुन लीजिए। इनकी बुक का नाम था द 10% थीफ, जिसपे इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और ये बेंगलुरु के पॉल्यूशंस के ऊपर इनकी बुक है। नो डाउट साइंस फिक्शन है ये, लेकिन इसके पहले भारत में 1997 में अमिताभ घोष, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। और उनकी जो नॉवेल थी, उनका जो साइंस फिक्शन की नॉवेल थी, उसका नाम था द कैलकाटा क्रोमोसोम। जी हाँ, तो उनको ये पहले अवार्ड मिल चुका है। ये दूसरी ऐसे इंडियन है जिनको नॉमिनेट किया गया है। इस अवार्ड की कंडीशन ये होती है कि ये जो बुक है ये पब्लिश यूके में ही होना चाहिए, तभी ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये थी एक इंफॉर्मेशन। अब चूंकि ये तो इंफॉर्मेशन हमको मिली, अब इसके हमको अंदर डेप्थ में जाना है कि क्या इससे कुछ और क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो जी हाँ, इससे एक और क्वेश्चन निकलता है कि जब भी हम किसी अवार्ड को पढ़ते हैं कि ये फलाना अवार्ड इस इंडियन को मिला, तो हमको ये जानना चाहिए, अब ये हमारी क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि फर्स्ट अवार्ड किसको मिला ये वाला। तो मैं आपको बता दूं कि 1987 में मार्गरेट एटवुड, इनको ये पहली बार इस अवार्ड से नवाजा गया था। और इनकी जो बुक का नाम था, इनकी बुक का नाम था द हैंडमेड टेल्स। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इस पे एक वेब सीरीज भी बनी हुई है जो आप देख सकते हैं टेलीविजन पे। तो इस पे एक वेब सीरीज भी है। तो ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिनको ये अवार्ड मिला था। अब जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था लावण्य लक्ष्मी नारायण जी के ऊपर, तो मुझे एक बहुत अच्छा सेंटेंस मिला। जब भी आप कोई इस तरह के आर्टिकल पढ़ते हैं और उसमें कुछ आपको अच्छे कोटेशंस, कोई फ्रेजेस मिलते हैं, तो आप उनको भी नोट करते चलिए। वो भी आप कहीं ऐसे लिखेंगे, कहीं डिबेट में बैठेंगे तो आपको काम आएंगे। तो वो एक बड़ा प्यारा सेंटेंस मिला, एवरीवन्स डिस्टोपिया इज समवन्स यूटोपिया। जी हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरीवन्स डिस्टोपिया इज समवन्स यूटोपिया। तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्टोपिया का मतलब होता है कि बहुत परेशानी, समस्याओं वाली जगह। और यूटोपिया का मतलब क्या होता है? कि जिसको फायदा होगा। तो ये सेंटेंस का ये मतलब होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना की महामारी आई तो पूरी पब्लिक परेशान थी, सब परेशान थे, लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो फायदे में था, जिसको प्लस हो रहा था। हाँ, आप मेडिकल प्रोफेशन कह सकते हैं, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनीज को कह सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ क्योंकि उनका प्रोडक्ट एकदम से बिकने लगा। तो ये इस सेंटेंस का एक एग्जांपल था। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को भी नोट करते चलिए, कहीं ना कहीं ऐसे में आपके ये काम आएंगे। अब दूसरी चर्चा अपन करते हैं दूसरी न्यूज पे, नीट कंट्रोवर्सी। तो मैंने एक वर्ड उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है, मैंने लिख दिया है नीट रो। तो हाँ, रो का मतलब भी वही होता है कि जो कंट्रोवर्सी हो रही है नीट से रिलेटेड, तो उसको हम नीट रो भी कह सकते हैं। ये जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल में ये बताया गया कि उन्होंने दूसरी अदर कंट्रीज से कंपैरिजन किया कि वहां पे इस तरीके के पेपर लीक क्यों नहीं होते, गड़बड़ियां क्यों नहीं होती हैं, कैसा उनका एग्जाम सिस्टम है। उससे उन्होंने कंपैरिजन किया कि हमको भी इसी तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए। तो उस कंपैरिजन में एक बहुत अच्छा वर्ड मिला मेरे को, और वो वर्ड था गाँव काव। अब अगर आप कल्पना करिए किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ जाए कि गाँव काव क्या है, तो हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हम सोचेंगे कोई डिश है, कोई गेम का नाम है, पर ऐसा नहीं है। गाँव काव जो है वो चाइना में आफ्टर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में जाने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम होता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये भी जो 2024 में जो एग्जाम हुआ उसमें 13.4 मिलियन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं हुई।
तो उन्होंने कारण ढूंढा कि वो एग्जाम कैसे कंडक्ट कराते हैं। तो वहां पे ये समझ में आया कि वो जो एग्जाम होता है उसमें जो टीचर्स होते हैं उनको एकदम सेपरेट रखा जाता है सोसाइटी से। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आर्म्ड गार्ड उसके साथ चलते हैं ताकि कोई भी इस तरीके की गड़बड़ियां ना हो। और ये एग्जाम 9 आवर्स तक चलता है, इतना लेंदी एग्जाम होता है, 2 से 3 दिन तक चलता है। तो एक तो उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने लिया कि जो अमेरिका है वहां पे जो एग्जाम होता है वो मल्टीपल डेट्स में होता है। उससे एक तो स्टूडेंट्स को प्रेशर भी नहीं रहता है, और दूसरा जब मल्टीपल डेट्स में होते हैं तो ये वाला जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाती है पेपर लीकेज की। तीसरा उन्होंने इंडिया का ही एग्जाम्पल लिया कि इंडिया में आपने गौर किया होगा कि जो जेडबलई एडवांस गेट का एग्जाम, इनमें कभी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। तो उसका उन्होंने रीजन बताया कि जो जेडबलई एडवांस और गेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें हर लेवल पे आईआईटी के प्रोफेसर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, उस कारण वो गड़बड़ियां नहीं होती है। तो ये उन्होंने सजेशन दिया कि भाई भविष्य में जो नीट का एग्जाम हो रहा है उसमें भी इस तरह की प्रैक्टिसेस अपन करें तो फिर गड़बड़ियां होने के चांसेस कम रहेंगे। अब जब आप इस तरीके का आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो फिर आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि भाई नीट का एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, कौन सी बॉडी है जो कंडक्ट करवाती है। तो आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि नीट का एग्जाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये कंडक्ट करवाता है। फिर अगर आपको ये पता चल गया कि एनटीए करवाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसका चेयरपर्सन कौन है। तो एनटीए के चेयरपर्सन अभी वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, ये नाम भी एक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर एनटीए है वो आता किसके अंतर्गत है, नीट आ रहा है एनटीए के अंतर्गत। एनटीए किसके अंतर्गत आ रहा है, तो एनटीए नो डाउट जो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आएगा। तो जब उसके अंतर्गत आ रहा है तो उसमें अभी मिनिस्टर कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनके अंतर्गत इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एनटीए आएगा और एनटीए के अंतर्गत फिर नीट आएगा। तो ये थे आज के 2 आर्टिकल्स जिन पे अपन ने चर्चा की। उम्मीद करता हूं इससे आपको कई उपयोगी जानकारियां मिलेगी होंगी जो कि आगे आपके काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच।